नमस्कार, स्वागत है। अक्सर आर के टीवी बहुत अच्छे मुद्दे उठाता है और हमेशा जनता की समस्या, समाज के लिए एक बदलाव का संदेश देने का काम करता है। उसी कड़ी में हमारा एक कार्यक्रम है, एक ऐसी भी शख्सियत। हम उन लोगों की शख्सियत को दिखाते हैं, उन लोगों की कहानी को दिखाते हैं जिनकी कहानी से समाज में कुछ बदलाव हुआ हो, समाज के लिए वो प्रेरणा बने हों। उसी कड़ी में आपको बता दें, फिरोजाबाद में एक ऐसे सामाजिक संगठन में काम किया है। डॉक्टर जफर आलम नाम है उनका। एक बड़ा ब्रांड बन गए हैं वो। बड़ा ब्रांड केवल अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से बने हैं। अगर मैं उनके काम की बात करूं तो 28 वर्षों का जो उन्होंने अपना समय दिया है सामाजिक सेवा में, वो वाकई सराहनीय है। अगर मैं 1 मिनट उनके लिए कहना चाहूं तो मैं आपको बताऊंगी, चाहे दहेज प्रथा के लिए आवाज़ उठाने की बात हो, चाहे बच्चों की माता पिता से मिलाने की बात हो, चाहे घरेलू हिंसा के लिए बात हो, तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन्होंने हमेशा उठाए हैं और उन पर काम भी किया है। फिलहाल तो वो बच्चों की संस्था पर काम कर रहे हैं। उनकी संस्था है चाइल्ड लाइन चिराग सोसाइटी। तमाम बच्चों को, फिरोजाबाद के ही बच्चे नहीं, बाहर अन्य जनपदों के बच्चे, पूरे उत्तर प्रदेश की जगह जगह के जनपदों के बच्चों को अपने माता पिता से मिलाया है। तो उसी कड़ी में आज शख्सियत प्रोग्राम में वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कहाँ से आया ये जज्बा और किस तरह से किया इस पर काम। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे स्पेशल आज गेस्ट बनकर दर्शकों के बीच बैठे हुए हैं। मेरा पहला सवाल, आपने अपने जीवन के 28 वर्ष दिए, किस तरह से काम किया, कैसे सोचा और ये प्रेरणा कहाँ से आई? सबसे पहले तो मैं आपके आर के टीवी का और जो जनता या जो लोग आपके इस चैनल को देख रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आपने मेरे जैसे व्यक्ति को आज इस ऐसी भी शख्सियत कार्यक्रम में मुझे शामिल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जज्बे की बात तो ये है कि मुझे याद है अच्छी तरह से, जब मैं 12th में पढ़ता था जी। ये 92 की बात है, 92-3 की। उसी दौरान एक दंगा हुआ था, हिंदू मुस्लिम राइट हुआ था। जब स्कूल में 93 जनवरी में पहुंचे हम, तो मालूम हुआ कि हमारे 2 बच्चे, 2 साथी पुलिस पकड़ के ले गई है जी। तो वो दिन, अच्छा, ये बचपन से कुछ इस तरह का मिजाज था, कुछ इस तरह का करने का जी। तो वो हालात बने कि हमने उन बच्चों को मतलब छुड़ाने के लिए एक मांग उठाई, आवाज़ उठाई। और उसके लिए हम प्रिंसिपल साहब उन दोनों जो थे और भी जो सारे छात्र थे, सबके साथ डिस्कशन हुआ और काफ़ी आंदोलन और ये सब करने के बाद वो मेरे लिए पहला एक वो था कि इतनी छोटी उम्र में ये सब किया। और लड़के वो छूटे हमारे साथी, और वहीं से एक संगठन मुझे मिला, वो छात्रों का, उस संगठन के साथ मैं जुड़ गया। 1995 तक मैंने उसमें काम किया और 2 साल से ज़्यादा। और 95 के बाद मुझे पल्स पोलियो में जुड़ने का मौका मिला। तो पल्स पोलियो में काफ़ी काम किया, 95 से शुरुआत हुई। मुझे याद है उन दिनों स्वास्थ्य डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट के पास भी लोग बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे और पल्स पोलियो कुछ चंद अधिकारी या कर्मचारी ही चलाते थे। लेकिन हम लोग मिले, एक बड़ी तादाद में एक टीम मिली। फिर जज्बा जो बड़ा, मैं अपने फादर जनाब मोहम्मद सलीम साहब से सुनता था समाज की दुर्दशा, समाज की परेशानियां, और तो उसको मैं सुनता था, मैंने महसूस नहीं किया था। जब मैं इन पिछड़े इलाकों में पहुंचा, वहां मैंने देखा भूखे नंगे लोग, गरीब लोग, और एजुकेशन है नहीं, डॉक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, तो गंदी नालियों के आसपास रह रहे हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, पानी भरा हुआ है, जल भराव की स्थिति है, मच्छर हैं, मक्खी हैं, मतलब जो बुराई हो सकती है वो सब है। लोग बीमार हैं, टीबी के पेशेंट हैं और कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। तो ये जो चीज़ें हम लोगों ने देखी उस दौरान, तो यहाँ से एक एजुकेशन नहीं है, बच्चों में तालीम नहीं है, तो यहाँ से एक माहौल बना कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें इस समाज के लिए, इन लोगों के लिए, कि ये लोग किसी तरह से इनके दिन बदलें, किसी तरह से इनके साथ जिस परेशानी में ये मुब्तला हैं वो परेशानी कैसे इनकी समाप्त हो।
और धीरे धीरे करके एक टीम खड़ी हुई। पोलियो में तो हम काम कर ही रहे थे। उसी दौरान 97 में हम लोगों ने एक नाइट स्कूल खोला। नाइट स्कूल ये था कि वो बच्चे जो स्कूल में नहीं पढ़ने जाते हैं, काम करने जाते हैं, चाइल्ड लेबर करते हैं और शाम को आने के बाद ऐसे बच्चों को हम लोग पढ़ाते थे। उसमें मेरे एक छोटे भाई थे फरहत, जो आज दुनिया में नहीं है, एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। एक छोटी बहन, कुछ साथी जो आज भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। ये सारे लोगों ने, हम लोगों ने लगातार 5 सेंटर हमने ऐसे चलाए और बिना किसी सरकारी मदद से, बिना किसी कम्युनिटी के सपोर्ट से, बस हमारा कम्युनिटी में इतना ही सपोर्ट था कि बच्चे स्कूल में हमारे में आएँ और पढ़ें। किताबें, कापी और ये सब हमने अपने पर्सनल जो हमारे सोर्सेज थे उससे हम इकट्ठा करते थे और हम उन बच्चों को पढ़ाते थे जी। हालात निकल कर आए तो इस तरह से एक जज्बा बनता चला गया। और मुझे याद है सन 2001 में मैंने एक संस्था का, हम लोग भाई सब लोग बैठे हुए थे कि संस्था बनाई जाए, कौन सी संस्था का नाम हो, क्या नाम रखा जाए उसका। तो हम लोग सोचते थे। तो वो छोटा भाई फरहत जो आज दुनिया में नहीं है, उसने एक कार्ड पे बना के दिखाया। सभी बच्चों को अपने अपना, लड़कों को, लड़कियों को, सभी को दिया गया था कि अपने व्यूज़ दो, आप इस कार्ड में लिख कर बताएं या कोई तस्वीर बना के दें, आप इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो मुझे याद है सब ने कुछ ना कुछ लिखा था, लेकिन उस भाई ने, जिसको मैं हमेशा याद रखता हूँ, उसने लिखा, एक चिराग बनाया और बहुत धुंधला, यानी कि उसको वो कर दिया पेन से, और कहा कि ये चिराग है और ये मैं हूँ जो चिराग हूँ, और ये अंधेरा है जिसको मैं रोशन करना चाहता हूँ जी। तो ये हम सब लोगों को बहुत पसंद आया। फिर हम लोगों ने वो चिराग 2001 में रजिस्टर्ड कराया और 2001 के बाद लगातार हम लोग उस पर काम करते गए और बस इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहा, लगातार आज चल रहा है। बिल्कुल सर, किन किन मुद्दों पर आपने काम किया और ऐसे प्रोग्राम के साथ आपकी क्या भूमिका रही? देखिए, चाइल्ड हेल्पलाइन तो हम लोग काम कर ही रहे हैं मथुरा में और फिरोजाबाद में, जिसमें नियर अबाउट 15,000 बच्चों को हम लोग उनके माता पिता से मिला चुके हैं, या वो बच्चे जो रेस्क्यू किए गए हैं। काफ़ी तरह के बच्चे हैं, केवल मिलाना ही बच्चे नहीं हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, और इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जैसे मैंने अभी बताया, चाइल्ड लेबर सेंटर हम लोगों ने चलाए, निःशुल्क भी चलाए, अपनी पर्सनल कैपेसिटी के साथ, अपने पर्सनल खर्चों के साथ, और सरकार के साथ भी मिलकर काम किया। और उसी के साथ हम लोगों ने एजुकेशन पे भी काम किया। चाइल्ड लेबर के साथ साथ हम लोगों ने हेल्थ पे बहुत काम किया, क्योंकि हेल्थ में आज जो डी टाइप सेंटर नगलाबरी पे बना है, मुझे अच्छी तरह याद है ये बंद रहता था। तो हम लोग कहते थे कि भाई ये बंद क्यों रहता है, इतना अच्छा हॉस्पिटल है, ये बंद क्यों है। तो अच्छी तरह याद है सन 1997-98 की बात होगी, जब पल्स पोलियो चल रहा था, पीक पे था। मॉप अप राउंड हुआ, मॉप अप राउंड में सारे लोग मना करते थे, गालियां देते थे पोलियो के नाम पे, ईंटें फेंकते थे, और लोग, महिलाएं फुकनी और ये चिमटा लेके खड़ी हो जाती थी, चप्पल जूते लेके खड़ी हो जाती थी। मुझे याद है हम लोग जाते थे, लेकिन हम लोग उस काम को, तो इसी दौरान हम लोगों ने सरकार से कहा, सीएमओ से कहा, डीएम से कहा कि आप इस हॉस्पिटल को क्यों नहीं खुलवाते। हॉस्पिटल खुलवाया गया, डॉक्टर बैठना शुरू हो गए यहाँ पर। फिर हम लोग पेशेंट्स भेजते थे कि जाइए आप वहाँ दवा लीजिए, टीकाकरण कराना शुरू किया। तो ये इस तरह से हम लोगों ने हेल्थ पे भी काम किया। हम लोगों ने पंचायत पे काम किया। एक बार हमें याद है 1750 पंचायत प्रतिनिधियों को हम लोगों ने पूरे जनपद में ट्रेनिंग दी, हमारे साथियों ने। और ये काफ़ी बड़े पैमाने पर हम लोगों ने काम किया। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि एक बड़ी टीम हमारे साथ रही। आपको पोलियो मैन भी कहा जाता, वो क्यों कहा जाता? दरअसल मेरे साथ उस खुदा ने, उस ईश्वर ने एक बहुत पॉजिटिव चीज़ दी है मेरे लिए। और मैं जब कंपेयर करता हूँ तो मुझे कम लोग मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, लोग हैं, कम मिलते हैं। ये पोलियो मैन, क्योंकि पोलियो में इतना काम किया। पोलियो टीम 9 बजे जाती थी। आप ताज्जुब करेंगे, मैं 5:30 और 6 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग डी टाइप सेंटर पे पहुंच जाता था। और मैं और मेरा भाई दोनों लोग 2 हिस्सों में बटे हुए थे।
अर्बन सिटी का एक एरिया जहां आप बैठे हुए हैं, शीतल खां और जिला अस्पताल के सामने वाला एरिया, ये सेक्टर 2 हुआ करता था, सेक्टर 2। और एक नई आबादी वाला रामगढ़, कश्मीरी गेट, ताड़ावाली बगिया, ये वो एरिया है, वो सेक्टर 3 हुआ करता था। 3 को मैं देखता था, 2 को वो देखता था। तो इसी दौरान प्रशासन, क्योंकि डीएम साहब के साथ प्रतिदिन मीटिंग होती थी राउंड के दौरान, तो उसमें फिर मुझे पोलियो मैन का एक खिताब मिला, एक अवार्ड मिला कि पोलियो मैन। अवार्ड काफ़ी मिले हैं मुझे, प्रशस्ति पत्र काफ़ी मिले हैं, लेकिन कुछ मुझे याद रहते हैं जो अलग से मुझे दिए गए हैं। सर, आप एक शख्स थे, शख्सियत बन गए, समाज सेवा करते करते एक ब्रांड भी बन गए। कभी सोचा था और कैसा लग रहा है अब? दरअसल बचपन में 2-3 चीज़ें याद थी, ये बहुत छोटी उम्र में याद थी। पता नहीं ऊपर वाले ने कैसे ये जहन में डाल दिया कि कुछ अच्छा करना है, ईमानदारी के साथ करना है और अखबारों में छपना चाहिए। टीवी का दौर नहीं था, तो जब अच्छा किया तो अखबारों ने खूब छापा। आज टीवी का दौर आ गया, चैनल्स का दौर आ गया, सोशल मीडिया का दौर आ गया, तो इसमें भी काम किया तो खूब छपते हैं। तो शायद मुझे लगता है उन पत्रकार बंधुओं की और उन लोगों की जिन्होंने मेरे साथ कांधे से कांधा मिलकर सहयोग किया, शायद उन्हीं लोगों ने, ये मेरे माँ बाप और मेरे बुज़ुर्ग या शहर के वो लोग जो मुझे पसंद करते हैं, मेरी तारीफ़ करते हैं, शायद शख्स से शख्सियत उन्हीं की वजह से बना हूँ। बाकी के मेरा प्रयास जैसा रहता है आज भी है। कभी ऐसा लगा इस समाज सेवा के क्षेत्र में कि छोड़ दें, वापस चले जाएं, क्या रखा है? ऐसा कभी कोई मोमेंट आया आपके जीवन में? बहुत बार लगा। एक घटना, जब भाई की एक्सीडेंट में डेथ हुई, वो पोलियो प्रोग्राम से आ रहा था, मतलब वो भी एक सोशल वर्कर था। पोलियो प्रोग्राम से जब आ रहा था तो एक्सीडेंट डेथ हो गई उसकी। तो उस टाइम लगा ये सब बंद कर दो और ये सब ख़त्म कर दो, क्योंकि मैं ये सोचता था कि कौन ऐसा होगा जो मेरे साथ इतना वक्त गुजारेगा, क्योंकि वो कांधे से कांधा मिला के चलता था। तो उस टाइम लगा था सब ख़त्म कर दो, कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। जब बुरा नहीं लगता था कि लोग गालियाँ देते थे, बुरा नहीं लगता था, लेकिन इस टाइम पे बहुत ख़राब लगा था। और मैं जिस तरह से कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है, मैं भी उसी तरह से चला गया था। लेकिन ऊपर वाले ने हौसला दिया और आप सब लोगों की दुआओं से जो चिराग हम लोगों ने जलाने की कोशिश की थी, वो चिराग आज पूरे प्रदेश में और देश के लोग भी बहुत जानते हैं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं। हम फिरोज़ाबाद में बैठे हैं, मथुरा में बैठे हैं, लेकिन हमारे यहाँ से जाने वाली बात बहुत दूर तक जाती है। बिल्कुल, हमारे तो काफ़ी सारे दर्शक देख रहे हैं। और सबसे ख़ास बात ये, आपने फिरोज़ाबाद में तमाम समाज सेवी देखे हैं, उनके काम भी देखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर ज़फ़र आलम जी की स्टोरी जब मैं सुन रही हूँ और ख़ासकर अपने दर्शकों को सुना रही हूँ तो भावुक हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसा क्षण आता है जीवन में, एक ऐसा पल आता है कि सब कुछ छोड़ दें, लेकिन असली रियल हीरो वही होता है कि अपनी परिस्थितियों में अपनी समस्याओं को भी अलग हटकर समाज के लिए कुछ करे, और ऐसा ही डॉक्टर ज़फ़र आलम जी ने किया। सर, आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, आपने जैसा बताया, आपने बच्चों पर बहुत काम किया, ऐसे बच्चों पर जो जिनकी तस्करी करके लोग ले जाते थे, उन्हें उनके माता पिता तक पहुंचाया, मिलाया। तो लगभग कितने बच्चों को आपने रेस्क्यू कर लिया होगा? देखिए, कई घटनाएं मुझे अच्छी तरह याद हैं, क्योंकि केसेस तो डेली आते हैं। पर डे 4 से 5 केसेस हमारे पास आते हैं फिरोजाबाद और मथुरा में, और हर बच्चा परेशान रहता है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा कहीं ना कहीं डिप्रेशन में होता है जब वो घर से भागता है। शायद उसके साथ उसकी फैमिलीज़ के या उसके मित्रों के अच्छे रिश्ते नहीं होते, तो वो भागता है, और भागते भागते कई बार ऐसी जगह पर फंस जाता है कि फिर वो इधर उधर का कहीं नहीं रह पाता। वो अपने आप को लाचार, परेशान, मजबूर समझ लेता है, और ऐसे हालात में उसके पास किसी तरीके से कोई कॉल 1098 की या कोई ऐसा व्यक्ति उसकी हेल्प करता है और वो बच्चा हमारे टच में आ जाता है,
या हम उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। ऐसे 2-3 मामले मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। मुझे याद है पश्चिम बंगाल की एक बच्ची, तो मात्र 12 वर्ष की, वो 13-15 वर्ष की थी। वो लड़की एक नौकरी के, बच्चों में जो टीनेजर बच्चे होते हैं उनमें एक जज्बा होता है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। गरीब बच्चा और ज़्यादा सोचता है। तो वो लड़की एक महिला के टच में आ गई। वो महिला उसको नौकरी के बहाने से फिरोज़ाबाद ले आई। मुझे अच्छी तरह याद है उन दिनों, उस दिन मेरे किडनी का पेन हो रहा था और मैं ये सोच रहा था, मेरे काम करने वाले मेरे साथी जो मुझे सपोर्ट करते हैं वो भी मेरे साथ थे, एक बहन जी हैं, भैया हैं, ये सब लोग थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कलकत्ता की पुलिस आएगी, कहीं ऐसा ना हो कि फिरोज़ाबाद की पुलिस उसको सपोर्ट ना करे और वो बच्ची को रेस्क्यू ना कर पाए। तो इसलिए मैं ज़रूर जाऊंगा, मेरे पेन हो रहा है, कोई बात नहीं है। उस दिन 3 घंटे ट्रेन लेट थी फिरोज़ाबाद स्टेशन पर। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने 2 बार दवा खाई थी और एक बार मैंने अपने कुछ साथियों से जो कॉलोनी में, रेलवे कॉलोनी के पास रहते हैं, उनसे इंजेक्शन मंगा के, वो मेरे साथ जो दीदी रहती हैं उनसे मैंने इंजेक्शन लगवाया था। लेकिन दर्द मेरा कई घंटे रहा, मैं बेचैन बहुत था। कभी उस बॉगी में खड़ा हो जाता था क्योंकि फिरोज़ाबाद से हम लोग टूंडला तक उस ट्रेन में बैठ के गई थी जिसमें कलकत्ता की पुलिस आई थी, पश्चिम बंगाल की। हमने रात में ही 11:30 बजे पुलिस की मदद से, पुलिस भी उस टाइम इतना मदद करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन सीनियर ऑफिसर्स से जब बात हुई तो उन्होंने मदद की और हमने उस बच्ची को निकाला। उस बच्ची की स्थिति ऐसी थी, मैं आपको कैमरे पे नहीं बता सकता, लेकिन हम लोग बहुत शर्मिंदा थे कि बच्चों के साथ ऐसा होता है। सबसे पहला रेप एटा में जब वो गई लड़की, तो वो महिला जब ले आई वहाँ से नौकरी के बहाने, 8,000 की नौकरी के बहाने, तो सबसे पहला रेप हैंसिया रखकर, जिससे घास काटते हैं और खेती को क्रॉप करते हैं, उसको रखकर उसने रेप किया। फिर उस बच्ची की 50,000 रुपये लेकर उस महिला ने उसको सेल आउट कर दिया और फिर उस बच्ची को प्रतिदिन रेप होता था, उसके साथ गैंग रेप होता था। तो उस बच्ची को हम लोगों ने निकाला। वो दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था। रेड लाइट एरिया से इसी तरह से एक लड़की को पूना की निकाली, वो भी बहुत मेरे लिए खुशी की बात थी। तस्करी करके बच्चों को ले जाया जा रहा था ट्रेन में, ट्रेन रुकवा के बच्चे उतारे गए। मैं उन अधिकारियों का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया था। सर, इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में, समाज की सेवा करने में कभी बच्चे या पत्नी, परिवार का किस तरह से सपोर्ट रहा, विरोध किया या साथ रहे? देखिए, मैं इस जगह 2-3 बातें कहूँगा। मुझे याद है जब मैं बचपन से ही इस तरह के फील्ड में था, तो मेरे पापा बहुत पॉजिटिव थे और वो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते थे। लेकिन घर की गरीबी, जो हालात थे, वो मजबूर करते थे कि मैं काम करूं। तो पापा ये कहते थे कि बेटा तुम कहाँ चक्कर लगाते रहते हो दिन भर। तो मुझे थोड़ा बुरा लगता था, लेकिन मैं सुनता नहीं था उनकी। शादी हुई, शादी के बाद पत्नी को 1-2 बार 10 बार बुरा लगा, लेकिन बाद में सारे लोग जो मेरी ख्वाहिशें थी, मेरी तमन्नाएं थी, उसमें ढलते गए। तो मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। मेरे बेटे ने एक बार मुझसे सवाल पूछा था, मेरा बेटा, मेरी दोनों बेटे और मेरी वाइफ, मेरे बड़े बेटे ने सवाल पूछा कि पापा आपके कुछ साथी हैं, मैं जानता हूं, जिनको उनके हालात बहुत अच्छे नहीं थे, आप बताते हो अपने टाइम में, लेकिन वो आपके उस दौर से ही काफ़ी पैसे में ऊपर आ गए, तो ऐसा क्या हुआ, आप क्यों नहीं कर पाए? मुझे याद है मैं एक लुकमा यानी कि खाना खाने की शुरुआत की थी, तभी ये सवाल किया था। तो मैं थोड़ा इमोशनल हुआ, लेकिन फिर मैं खाना खाने लगा। मैंने हाँ बेटा आपने ठीक कहा है। फिर एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें मेरी वाइफ, दोनों बच्चे थे, तो मैंने वहाँ ये बात कही थी कि मैं अब इतनी वर्ष का हो गया हूँ, अब मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता हूँ, अब जितनी मेरी ज़िंदगी बाकी है मैं इसी को करूँगा। तो मेरी फैमिली के सारे लोग, मेरी बहनें मुझे बहुत प्यार करती हैं, मेरे भाई भी बहुत प्यार करते हैं, सभी ने मुझे सपोर्ट किया है। मैं सिंगल शायद कुछ नहीं कर सकता था। जी सर, एक अहम सवाल जी, आपके इन 28 वर्षों में आपका अनुभव कैसा रहा? समाज में कितना बदलाव आया और कितना सुधार हुआ? देखिए 2 चीज़ें हैं इसमें। कुछ चीज़ों में समाज काफ़ी डेवलप हुआ है और कुछ चीज़ों में, कुछ बातों में हमारा समाज पीछे गया है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, अभी मैं लखनऊ में था कल और 2-3 दिन पहले भी था, तो मैंने वहाँ भी ये बात कही थी
कि अब दादी और बुआ, मौसी और इनका कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहा है। बच्चे हमारे बिगड़ रहे हैं, उसके लिए हमें एक पुराने दौर की शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि दादी और बुआ के साथ बच्चों की माँ के रिश्ते बहुत पॉजिटिव नहीं हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी तादाद में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो माँ की वजह से बच्चे बुआ के और दादी के पास कम जाते हैं, इसीलिए बच्चे अपने मोबाइलों में व्यस्त हैं और बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं। ये एक तो ये रीज़न है, और दूसरा रीज़न ये है कि एक दौर था जब बच्चे के साथ क्राइम होता था, व्यक्ति के महिलाओं के साथ क्राइम होते थे। उन क्राइम को बस ये कहा जाता कि बस चुपचाप हो जाओ, समाज में बदनामी होगी। आज वही महिलाएं, वही बच्चे, वही लोग खुलकर उन अपराधियों का विरोध करते हैं और न्याय मिलता है उनको, हमारा कानून न्याय देता है। ये एक अच्छी बात है। अपनी बात को कह पाते हैं, अपने बड़ों के सामने बात को रख पाते हैं। बेटियां अपने शौहर के चुनने के लिए अपनी बात को रख पाती हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो बदलाव आए हैं, अभी और बदलाव की ज़रूरत है, ये मेरा सुझाव है। सर आखिरी सवाल, बहुत कभी कभी हमने देखा है बहुत छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, कैसे संभालते हैं उन्हें? मुझे एक, मैं काल्पनिक नाम बताऊंगा। एक बच्चा मुझे मिला था, कनू, मुझे याद है रेलवे स्टेशन से, एक ये एग्जाम्पल मैं दूंगा। रेलवे स्टेशन से वो 2 बच्चे मिले थे सेम डे। हम लोग समझ रहे थे ये दोनों बच्चे एक साथ हैं, लेकिन वो दिल्ली से ट्रेन आई थी, तो हम लोग ये मान रहे थे कि ट्रेन में किसी ने बैठा दिए हैं। जो एक बच्चा था वो फिरोजाबाद का निकला, उसके घर वाले आ गए, वो ले गए। कनू हमारे यहाँ 5 दिन करीब रहा। तो कनू की ये स्टोरी थी। कनू बहुत जिद करता था कि वो मेरे साथ सोएगा, मेरे साथ रहेगा। अगर कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो गैर कानूनी है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम बच्चों की जिद को, जैसे अपने बच्चों की, जब वो मेरे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, तो फिर मुझे समझ में नहीं आता है। मंशा साफ होनी चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए। तो बच्चा वो जिद करता था, मैं उसको अपने घर ले जाता था और वो मेरे बिस्तर पे कहता था मेरे साथ सो। फिर रात में वो 2-3 लातें मार के मुझे बाहर कर देता था, मैं दूसरे बेड पे पहुंच जाता था। आखिरी दिन था जाने से 1 दिन पहले जी। वो वो मेरे पास इसी ऑफिस में बैठकर और कहने लगा मम्मी, और रोने लगा बहुत तेज। मैंने कहा बेटा क्या प्रॉब्लम है तुझे? वो कुछ नहीं बता पाता था। मैंने, बेटा तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो? कुछ भी नहीं। इतना सुंदर बच्चा, मैं आपको क्या बताऊं, इतना सुंदर बच्चा आज तक मेरे चाइल्ड लाइन ऑफिस में नहीं आया। तो और बहुत क्यूट बच्चा, मतलब बहुत खूबसूरत बच्चा हर एतवार से। तो मैंने कहा बेटा तुम कुछ बताते हो नहीं। दिल्ली शब्द बताया, दिल्ली बताया। मैंने सारा काम छोड़ के, दिल्ली में जितनी भी चाइल्ड लाइन चल रही हैं, मैंने वो सारे नेटवर्क का यूज़ किया। रात के 1:30 बजे तक मैं सबसे लगातार बात करता रहा। इसी बीच में दिल्ली की एक चाइल्ड लाइन के साथी का फ़ोन आया, सर एक बच्चा हमारे यहाँ खो गया है जो स्टेशन फलां पर है। तो मैं चक्कर में पड़ गया, ये व्यक्ति कह रहे हैं उनके पास है, बच्चा मेरे पास है। मैंने कहा तो भैया ठीक है, आप मुझे नंबर दीजिए। मैंने इंस्पेक्टर से बात की उससे। इंस्पेक्टर ने कहा हाँ साहब, एक बच्चा हमारे यहाँ से लापता है और 5 दिन पहले वो लापता हो गया, उसके फादर भी गायब हैं और उसके फादर के खिलाफ FIR हो रही है और अपराध में मुकदमा पंजीकृत है। मैंने कहा भैया ये बच्चा हमारे पास है, आप फ़ोटो भेजिए। फ़ोटो आए रात में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दूसरे दिन बच्चा वो चला गया। मतलब साफ है कि हम छोटी सी बात से भी बच्चे का एड्रेस ट्रेस कर लेते हैं। हम ध्यान देते हैं वो क्या क्या बोल रहा है। कई बार हम उस बच्चे की, जैसे अभी सरकंडा एक थाना, एक बच्चे ने बताया सरकंडा थाने में मेरे पापा जेल में गए थे। तो सरकंडा हमने जब निकाला तो मध्य प्रदेश का निकला। मध्य प्रदेश से हमने उस बच्ची का एड्रेस, जो आपके चैनल पे भी चला था, उस बच्ची का एड्रेस ट्रेस कर लिया और वो बच्ची आज अपने पेरेंट्स के पास है। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें होती हैं, हम निकाल लेते हैं। आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, मैं कोशिश करूंगा कि आप दुआएं करें और आगे नहीं, मैं आखिरी टाइम तक मेरा अपना इरादा है कि जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन समाज के लिए काम करता हुआ मरूंगा, ऐसा मेरा कोशिश है। और अल्लाह से दुआ करता हूं कि मुझे आखिरी सांस तक इस लायक बनाए रखे कि मैं आखिरी तक काम करता रहूं।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम डॉक्टर ज़फ़र आलम जी के लिए 2 पंक्तियां कहें तो मेरे काफ़ी सारे दर्शक हैं, गौर से सुने। मंजिल है दूर मगर पाके रहेंगे, बढ़ना है हमको हम बढ़ते रहेंगे, मंजिल है दूर मगर पाके रहेंगे। धर्म अलग, जाति अलग, अलग अलग लोग, किंतु सभी देते हैं सबको सहयोग। गंगा की धारा बनकर बहेंगे, मंजिल है दूर मगर पाके रहेंगे। तो डॉक्टर ज़फ़र आलम के लिए ये पंक्तियां थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इसी तरह से आगे मिलते रहेंगे। तो ये आपने देखा रियल हीरो की स्टोरी एक शख्सियत कार्यक्रम में। इसी तरह से आप भी अपनी समस्याओं को बताएं, अपनी स्टोरी बताएं, हम आपकी स्टोरी चलाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, दीजिए इजाज़त।